हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त वंश के बारे में है ये वीडियो, शुरू करते हैं। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की शुरुआत श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। उन्होंने 240 ईसा पूर्व से 280 ईस्वी तक शासन किया। उनका पुत्र घटोत्कच था, जिसने 280 ईस्वी से 219 ईस्वी तक शासन किया। इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था। घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। वो 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इनका स्थान घटोत्कच ने लिया। इन दोनों को महाराज या आदिराज कहा जाता था। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक तो कहा जाता था और घटोत्कच को भी गुप्त वंश का संस्थापक तो कहा जाता था, लेकिन ये दोनों किसी अन्य राजाओं के अधीन थे, जैसे कुषाण वंशों के अधीन थे ये, और इन्होंने इसलिए महाराज और आदिराज की ही उपाधि धारण की। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की। इसलिए महाराजा धीराज की उपाधि वही धारण करता है जो किसी के अधीन नहीं होता है। किसी के अधीन न होने वाला व्यक्ति ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त सबसे पहला राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अर्थात महाराजा धीराज का अर्थ है राजाओं में सबसे महान राजा। जो किसी के अधीन न हो वही महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। उन्होंने लिच्छवियों के साथ बेटी रोटी का विवाह का रिश्ता स्थापित किया। उन्होंने लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा मारोली के लोह स्तंभ के शिलालेख में उनकी व्यापक विजय का उल्लेख है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का संस्थापक पुनः संस्थापक भी माना जाता है, जो 320 ईस्वी से पदार्थ के साथ शुरू हुआ। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त संभवतः किसी गुप्त वंश के शासकों में सबसे महान तथा सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत विवरण देते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय सम्राट के विरुद्ध कूच किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध को वापस लाने वाले महानायक के साथ स्वर्ण और चांदी के सिक्के जारी किए। उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यह नेपोलियन स्मिथ ने कहा था। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। एक महान कवि समुद्रगुप्त ने हरिसेना सहित कई विद्वानों को संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार प्रतिष्ठित नवरत्नों द्वारा सुशोभित था। उसमें कालिदास सबसे महत्वपूर्ण थे। पंचतंत्र की कहानियां की रचना गुप्त काल के दौरान हुई, जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा थे। अपने वर्तमान रूप में पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। इसी काल में पुराणों की रचना हुई तथा इसी काल में महाभारत और रामायण को अंतिम स्वरूप दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था तथा इसने 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बेटी रोटी के रिश्ते के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राजनीतिक शक्ति को भी मजबूत बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी बेटी रोटी के माध्यम से तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी बेटी रोटी के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से शादी की। नाग वंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। वह मध्य भारत की एक नागा राजकुमारी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आगे पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो कुछ थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ उसकी लड़ाई थी। अपनी जीत के बाद इन्होंने सकारी नाम प्राप्त की। सकारी अर्थात
शक का ध्वंसक उन्होंने खुद को विक्रमादित्य भी कहा। उज्जैन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर और गुप्तों की वैकल्पिक राजधानी था। गुप्त साम्राज्य की महान संपत्ति सोने के सिक्कों की विविधता में प्रकट हुई और इसने सोने के सिक्कों के अलावा चांदी, तांबे आदि सिक्के भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। चीनी यात्री फाहियान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। फाहियान ने गुप्त साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। फाहियान 299 ईस्वी से 314 ईस्वी तक भारत में रुका और उनकी जानकारी प्राप्त की। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। कई सिक्कों को जारी किया था। उसके शिलालेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए जाते हैं। उसमें से एक बयाना मर्द भांड से 622 सोने के सिक्के का ढेर मिला है। कुमारगुप्त के शासनकाल का ये ढेर है। कुमारगुप्त ने भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का संस्थान बन। स्कंदगुप्त मध्य एशिया के हुणों की एक शाखा ने हिंदुकुश पर्वतों को पार करने और भारत पर आक्रमण करने के प्रयास किए। स्कंदगुप्त, जिन्होंने वास्तव में हुण आक्रमण का सामना किया था, उसने हुणों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ी और साम्राज्य को बचाया। स्कंदगुप्त का बेहतरी अखंड स्तंभ भी उल्लेखनीय है। ग्वालियर के पास बाकी गुफाओं में गुप्त काल के चित्रों को देखा गया है। श्रीलंका में सिगिरिया की पेंटिंग अजंता शैली से अत्यधिक प्रभावित थी। गुप्त कालीन सिक्का भी उल्लेखनीय था। चंद्रगुप्त ने 8 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी ने विभिन्न किस्मों के सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों भी जारी किए। याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु: गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई और इसके कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। झांसी के पास देवगढ़ और में मंदिरों और इलाहाबाद के पास गढ़वा में मंदिर में मूर्तियां गुप्त काल का महत्वपूर्ण नमूना है। गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में एक शानदार गतिविधियों का साक्ष्य रहा है। वराहमिहिर ने 5 खगोलीय प्रणाली पंच सिद्धांतिका की रचना की इसी काल में। इसके अलावा आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, पालकाप्य आदि ने इस गुप्त काल में अनेक रचनाएं की। जैसे आर्यभट्ट का है आर्यभट्टियम और अष्टांग हृदय किसका है वाग्भट का अष्टांग हृदय है और पालकाप्य का अष्टायुर्वेद है, जो हाथियों की बीमारियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। महाराजाधिराज कहे जाने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। भारतीय इतिहास में किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इसको स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। किस गुप्त शासक को सक्री के नाम से जाना जाता है? तो और क्यों? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सक्री के नाम से जाना जाता है। उन्होंने शक पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें सक्री कहा गया है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको जल्दी सूचना मिले।